बैठिए। प्लीज सर। बैठो। इंट्रोड्यूस हुआ सर। सर मेरा नाम तेजस्वी मिश्रा है। मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग लखनऊ से की है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी लखनऊ से हुआ है कंप्यूटर साइंस में। मैंने ये 2020 में कंप्लीट किया था। इसके बाद में सन 2022 में मेरा चयन यूपी पीसीएस के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर हुआ। सन 2024 से मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास के पद पर लखीमपुर खीरी में कार्यरत हूँ। इस दौरान मैंने मंत्रालय में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में भी काम किया है। आप पहले से जिला समाज कल्याण अधिकारी? जी सर। लखीमपुर खीरी। जी कौन सा बैच था आपका? 2022। यहाँ मॉक इंटरव्यू दिया था पिछली बार? जी सर दिया था। जिला का चार्ज है आपके पास? जी सर। तो समाज कल्याण विभाग इतना अच्छा विभाग है, लोगों का कल्याण का विभाग है, जी सर। फिर क्या जरूरत पड़ गई फिर से सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने में? सर इसमें कुछ मेरे पर्सनल बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल कि समाज कल्याण के पद पे काम करते हुए मुझे पहला प्रमोशन लगभग 15-20 साल में मिलेगा और तब तक मैं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर ही कार्यरत रहूंगी। इसके अलावा मेरा काम करने का जो क्षेत्र है वो भी सीमित है। कुछ ही स्कीम्स हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, इसलिए सर मैं चाहती हूँ कि मुझे और मौका मिले। समाज कल्याण विभाग तो बहुत सारी स्कीम इम्प्लीमेंट करता है सिर्फ समाज के सुदृढ़ वर्गों के लिए। जी सर। और क्या आपका निजी हित है इसलिए आप दे रहे हैं? पहला प्रायोरिटी यही? नहीं सर। प्रमोशन ज़्यादा चाहिए या नहीं समाज सर। सेवा? सर दोनों से रीजंस हैं। पहला रीजन तो यही है सर प्रमोशन का। दूसरा रीजन ये है कि समाज कल्याण में सिर्फ समाज को आप पैसिव रूप से चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो, एम्पावरमेंट के लिए इतनी ज़्यादा स्कीम्स उसमें नहीं चल रही हैं, इसलिए सर मैं किसी और पद पे समाज कल्याण विभाग की 5 स्कीम बताइए आप मुझे। सर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार की सर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जिसमें कोचिंग संचालित है। सर पूर्व प्रशिक्षण परीक्षा केंद्र जो 5 जनपदों में कार्य संचालित है, जिसमें लखीमपुर में रेजिडेंशियल से इस टाइम नहीं है, लखनऊ में 2 हैं, एक भागीदारी भवन और एक अलीगंज सेंटर। और सर हापुड़ में है और आगरा अलीगढ़ यहाँ पे सेंटर्स हैं। और योजना बताइए। और योजना सर सीएम की सर और योजना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तेजस्वी, आप समाज कल्याण अधिकारी हैं तो इसमें कई ग्रुप्स बटे हुए हैं, तो किसमें है? सर मैं विकास पे हूँ, समाज कल्याण अधिकारी विकास पे। जी सर। क्या समस्याएं आती हैं आपको? अगर आपका डे टू डे वर्क होता है तो क्या समस्याएं आपको आती हैं ऑफिस में? किस प्रकार की समस्याएं आती हैं बताइए। सर सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहली समस्या तो ट्रेनिंग और कैसे फाइल मूवमेंट होता है उसको लेके आई थी। उसके बाद में सर कुछ डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे कोई नई स्कीम आ रही है तो उसकी एसओपी बाद में जारी हो रही है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है तो सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं चलती हैं, तब समस्या आती है। कभी कभी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लग जाती हैं जिस वजह से ऑफिस के काम करने में भी प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे बड़ी समस्या है मैन पावर की, जिसमें सारा काम इस टाइम डिजिटलाइज हो गया है लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर्स हमारे पास नहीं है। तो जितनी भी स्कीम्स हैं सबके लिए एक स्टाफ हो जो कंप्यूटर को भी जानता हो, या जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसकी एक ट्रेनिंग हो जाए जो कंप्यूटर को यूज कर सकें। शिवानी जी, समाज कल्याण विभाग में है, आपके मंत्री जी कौन है? सर माननीय असीम अरोड़ जी। कैसा साल हो गए आपको समाज कल्याण अधिकारी के पद पे काम करते हुए? सर 2 साल। 2 साल में हमको 5 कोई काम ऐसे दे रहा हो जिसको आपको लगता हो कि ये हमने अच्छे गुड वर्क व्हिच यू हैव डन एज बीइंग अ गजेटेड ऑफिसर इन सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री। कोई 5 गिनाओ काम जिससे आपका मन कहे हाँ हमने इस पद पर रहते हुए इन लोगों के लिए अच्छे काम किए। सर सबसे पहले 5 काम। हाँ सर सबसे पहला काम तो 5 काम हो जिनसे हम कहें हाँ उसका नंबर बताओ जिसको तुम गुड वर्क कह रही हो, हम वेरीफाई करें। हाँ जी सर। तो सबसे पहले तो हमने ऑफिस में जब मैं पहली बार गई तो वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड या जो स्कीम संचालित है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, बाहर नहीं कोई भी लगी हुई थी। हमने सबसे पहले उसको सही करते हुए
सारी सूचनाएं अपने नोटिस बोर्ड पे लगाएं कि कौन सी योजनाएं यहाँ से संचालित हैं, क्योंकि जनरली विभागों में जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने पहले काम किया। दूसरा काम सर, तो मैंने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में काम किया है, जिसमें हमारे जो लखीमपुर खीरी में है कुछ समुदाय आज़ादी के तुरंत बाद बसाए गए थे, तो उनके लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या एक एसओपी बननी चाहिए, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करने का मैंने काम किया मंत्रालय में। सर तीसरा काम, मैंने लगभग 1800 जोड़ों की शादियां 1 महीने के कार्यकाल में, जब मुझे एक्स्ट्रा चार्ज मिला तब मैंने वो कंप्लीट कराई, फ्रॉम टेंडरिंग टू पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सामूहिक विवाह। सर इसके बाद में सर कुछ फंड्स आते हैं, जैसे छात्रावास के मेंटेनेंस के लिए फंड आता है जो समाज कल्याण द्वारा संचालित है। उसमें अमूमन सेंट्रलाइज्ड वे में पैसा आता था और जो भी काम समाज कल्याण अधिकारी को सूटेबल लगता था वो करवा देते थे। मैंने एक कमेटी बनाई स्टूडेंट्स की, जिनसे हमने खुद काम डिमांड पूछी कि आप क्या अपने छात्रावास में इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने मच्छर को रोकने के लिए और टॉयलेट्स की साफ सफाई और उनके मेंटेनेंस के लिए उन्होंने खुद काम दिया। फिर हमने उस फंड का वैसे यूटिलाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड वे में कराया। उसके अलावा सर एक स्कीम चलती है विकास के अंदर, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस के थ्रू जो काम पेंडिंग रह जाते हैं उसके लिए हमें फंड मिलता है और हम उस पर काम कराते हैं। जनरली उसमें भी पहले 1 वे होता था, हम कार्य सेलेक्ट कर लेते थे और फिर उस पर काम करवाया जाता था। मैंने सारे डिपार्टमेंटल का कन्वर्जेंस करा के जो काम बचे उसके फंड का यूटिलाइजेशन करवाया। इसके बाद में सर, चलिए 5 काम हो गए। नहीं, मेरा प्रश्न क्या था? सर ऐसे 5 काम जो आपको लगता है कि आपने अच्छे करे हैं इस विभाग में रह के। इसी का दूसरा और क्या था, एक प्रश्न का ही एक अगला भाग क्या था, जिसको हम वेरीफाई कर सकते वेरीफाई हैं। कर सकते हो। एक भी कामों में आपने बताया कि पर्सनल, जब हम वेरीफाई कर रहे हैं इन पर्सन किसी का तुमने कल्याण किया हो। अच्छा दीज आर द कॉमन, ये तो स्कीम्स के आपने नाम गिना दिए। जी। नोटिस बोर्ड लगना, हम कहाँ वेरीफाई करेंगे? आपने व्यक्तिगत कोई लूला लंगड़ा बीमार पड़ा हो, 10-15 साल से बीमार हो और उसका कोई सुनने वाला ना हो, फिर आप गाड़ी ले सकते कहीं हो, वहां तक जाके उसका फॉर्म भराए हो, फिर उसकी आपने वृद्धावस्था पेंशन, इस तरीके के कोई 5 काम आपने नहीं गिना पाई पूरी। सर है ना अब टाइम सर समझा, सॉरी सर, 5 नाम आपने गिना पाए कि हाँ हमने इन 5 लोगों की 2 साल में। सर वो मैं मिसअंडरस्टूड कर गई क्वेश्चन। यही डिफरेंस है, हम लोग बातें बड़ी लंबी लंबी कर पाते हैं, पर जब होती है जब मूल मतलब की बात, के पद पे रहते तुमने किया क्या, अगर किए होते तो 5 नाम टिस्ट होने चाहिए कि हाँ इनको मैंने ये कराया था, वो बीमार था, वो लंगड़ा था, वो लूला था, वो मर गया था, उसका बेचारे को फार्म देते थे, तमाम ढेर सारी कुर्सी पर बैठते समस्या है। तो आप एक भी नहीं गिना पाएंगे कि साहब वेरीफाई करिए, फलाना गाँव था, फलाना नाम था, फलाना ये था, मैं खुद गाड़ी लेके गई थी। दूसरा एक बताइए कि नवोदय विद्यालय और सर्वोदय, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द नवोदय विद्यालय एंड सर्वोदय विद्यालय? सॉरी सर। ठीक, जैसे अभी आपने बताया कि आपने 1800 जोड़ों का विभाग बताया था ना, उसमें सामूहिक समाज जी सर, जी जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिला। अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो लड़कियों के विभाग के लिए 50 लाख का जो अनुदान मिलता है वो बढ़ा के 1 लाख। जी सर। क्या आप इस मिलने वाले अनुदान से सहमत हैं और क्यों? जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें सर सबसे पहली चीज़ है कि जो अनुदान की राशि 60,000 रुपए वो सीधे लड़की के खाते में जाता है, जिससे उसका एम्पावरमेंट होता है और उसके आने वाले जनरेशन के लिए वो यूज़फुल रहता है। सर इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस स्कीम का इंटरफेसिंग दूसरे स्कीम्स के साथ भी किया जा रहा है, जैसे कौशल विकास योजना और एसएचजी ग्रुप के साथ, जिससे जो ये 60,000 का रुपया है इसको और भी बेटर तरीके से यूज किया जा सवाल है कि विभाग के लिए 1 लाख रुपए देने का क्या आवश्यकता? सर जिन परिवारों के पास खुद का व्यवस्था नहीं है, लड़कियों की शादी कराना एक हमारे समाज में बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता है, जिसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो उसका इन्वेस्ट उतना नहीं कर सकते हैं, सर उनके लिए काफ़ी अच्छी
योजना आपको है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार परोक्ष रूप से दहेज की प्रथा को बढ़ावा दे रही है? सर वो जो इसमें जो भी सामान दिया जाता है वो तो दोनों को दिया जाता है, लड़की और लड़का दोनों के यूज तो के लिए लड़की होता है। तो अल्टीमेटली लड़की तो जा रही है ना, तो पैसे तो लड़की को दिए जाते हैं ना, जी सर। लड़के को तो नहीं दिए जाते। इस योजना में ऐसा तो नहीं कि लड़कों को भी विवाह के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे? सिर्फ लड़के को लड़की सब ही कुछ क्यों? ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करने से परोक्ष रूप से आप सर दहेज की प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं? दहेज की प्रथा में मेनली लड़के के परिवार को पैसा और सामग्री लड़की दी के जाती पैसे थी। के परिवार ये पैसे दिए जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? ये पैसे कहाँ उपयोग होंगे? तो लड़की अपने डे टू डे काम में और किसी भी रोजगार को स्थापित करने में यूज कर सकती है, उसको अपने तो डिस्क्रिप्शन। उसको विवाह से ही लिंक करने की क्या आवश्यकता है? सर एक वे ऑफ हो सकता है विवाह के बाद वो बोले कि नहीं आपको बाहर काम नहीं करना, फिर सर लेकिन अपने खुद के यूज के लिए भी वो यूज कर सकती है उसको, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन है उस पैसे पे कि वो कैसे यूटिलाइज करना चाह रही है उसको। जरूरी नहीं कि वो रोजगार के लिए कर रही है, इन केस फ्यूचर में कुछ उसके परिवार में दिक्कत आ रही है तो उसके पास कुछ पैसा है अपनी सेफ्टी के लिए भी। आपको नहीं लगता कि बेहतर होता है कि विवाह में ज्वाइंट अकाउंट करके उनको दिया जाता? सर फिर तो उस लड़की का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाता। क्यों? ये परिवार अकाउंट में डिस्क्रिप्शन खत्म कैसे होगा? सर फिर लड़का भी उसको संचालित कर सकता है उस अकाउंट को। तो क्या गुनाह है ये? नहीं सर गुनाह नहीं है, फिर उसका भी उतना ही इंटरफेरेंस हो जाता है उस अकाउंट में। तो आप विवाह में कहीं न कहीं बीच में फिर विभाजन की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। अक्सर उस वर्ग में झगड़े पैसों को लेकर होते हैं। तो जनरली जब ऐसे नॉर्मल शादियां होती हैं उसमें भी कुछ सामान परिवार वालों को दिया जाता है, कुछ लड़की की सेफ्टी के लिए दिया जाता है, वैसे ही उसी का रेप्लिका क्रिएट किया गया। थैंक यू। Thank you.